Welcome students. Today we will start a new lesson, a room 10 into 8, written by K.S. Dugal. Okay, first about the lesson. K.S. Dugal is a renowned Indian writer who writes in English and Punjabi with equal each. He is versatile and prolific. As an author, his output is immense and valuable. He has penned more than 500 stories, short stories, 10 novels, 50 short plays, 7 plays beside several works of literary criticism, and 2 volumes of verse and his autobiography. He is a recipient of several prestigious awards and has also been decorated with Padma Bhushan. डियर स्टूडेंट्स, के.एस. दुग्गल के बारे में आप जानते होंगे। ये बहुत ही जाने पहचाने इंडियन राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश में भी लिखे हैं, बहुत सी रचनाएं पंजाबी लैंग्वेज में भी लिखी हैं। ये बहुत ही वर्सेटाइल, जीनियस और प्रोलिफिक राइटर हैं और इन्होंने बहुत से बुक्स लिखी हैं, लगभग 500 स्टोरी और 10 उपन्यास, 50 शॉर्ट प्ले और 7 प्लेज मीन्स नाटक। इनके अलावा भी और भी बहुत से लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन्होंने किए हैं और बहुत से वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इन्होंने लिखे हैं और ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। और लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं और पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। ये जो लेसन अभी आप पढ़ने वाले हैं, दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप विच इज emerging as a serious threat to our social fabric। ये जो लेसन है इसमें जनरेशन गैप के बारे में बताया गया है जो आज के समाज में बहुत ही सीरियस थ्रेट के रूप में हमारे सामने है। The story highlights how complacency, possessiveness, lack of proper understanding, and mutual love and care can widen this gap। किस तरीके से असंतुष्टता और जो अंडरस्टैंडिंग की जो कमी है और जो आपस में प्रेम भाव की कमी है, इसी के कारण ये जो सीरियस जो एक तरीके से जनरेशन गैप जो आया है वो और ज़्यादा वाइड होता जाता है। द राइटर voices his grave concern over the growing tendency of ill-treating one's own parents and grandparents by the modern fashionable society। और राइटर ने एक्चुअली अपनी गंभीर आवाज़ इसके प्रति उठाई है और उसने जो इस लेसन में बताया गया कि आजकल की जो मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी है उसमें और अन्य इस जनरेशन के द्वारा अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति जो इल ट्रीट है, जो बुरा बर्ताव है, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है जो नहीं होना चाहिए। इट इज़ ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी रिटन इन ए सैटिरिकल वेन। एक ऐसी कहानी है जिसमें ये विचार बहुत ही प्रबल तरीके से उठाया गया है और सैटिरिकल वेन में लिखा हुआ है। सैटिरिकल वेन का मतलब है कि व्यंग्यात्मक शैली में इसको लिखा गया है। अब आप देखेंगे इसमें हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। ए रूम 10 into 8। दिस रूम माइट बी 10 into 8 said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them। मिसेज मलिक एक चौखाने की तरफ जो कि प्लान में ड्राफ्ट किया गया है टेबल पे रखा है उनके सामने, उसमें इंगित करते हुए और कहा कि ये रूम 10 बाई 8 का होना चाहिए, मीन्स 10 फुट लंबा, 8 फुट चौड़ा। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन। इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज टू डिज़ाइन द हाउस। और ये मिसेज़ मलिक ने तीसरी बार ऐसा सजेशन दिया था
और ऐसा लग रहा था कि शायद उसके हस्बैंड ने और जो आर्किटेक्ट था जो कि इस घर की डिज़ाइन बनाने में एंगेज था, शायद ध्यान नहीं दिया। द मलिक वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। एक्चुअली मलिक परिवार दिल्ली में अपना खुद का घर बनाने जा रहा था। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम एगो। उन्होंने एक्चुअली कॉलोनी में एक पहले से ही काफ़ी समय पहले ही एक प्लॉट परचेज किया हुआ था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली एंड दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट। और चूँकि अब उनकी दोबारा दिल्ली में ही पोस्टिंग हुई है, इसलिए उन्होंने सोचा है कि अब उन्हें मकान बनाना चाहिए। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेज मलिक ऑल्सो डिसाइड दैट आफ्टर कंप्लेनिंग Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi, even if her husband was transferred to another station. अब एक्चुअली मिसेज मलिक ने डिसाइड कर लिया था कि घर बनने के बाद वो डेफिनेटली दिल्ली में ही रहेंगे, भले ही उसके हस्बैंड का ट्रांसफ़र दूसरे कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, लेकिन वो फाइनली अब दिल्ली में ही रहेंगी। सी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग। एक्चुअली वो उनकी पोस्टिंग को लेकर काफ़ी परेशान हो चुकी हैं। एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू ए न्यू पैलेस। और हर वर्ष उनको किस तरीके से एक नई जगह पे जाना पड़ता है। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, इट वाज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। और अब चूँकि उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब उनकी इच्छा नहीं है कि उनको स्कूल दर स्कूल चेंज कराना पड़े। मिसेज मलिक सेड इफ़ ही मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन। मिसेज मलिक ने यह भी कहा कि यदि जाना ही पड़ा तो मिस्टर मलिक अकेले जा सकते। सी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन। और वह अब परमानेंटली दिल्ली में ही रहेंगी अपने बच्चों के साथ। एंड सी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट। और वह अब दिल्ली में रहेगी फाइनली अपने बच्चों के साथ, और उनकी जो मदर इन लॉ है वो भी उनके साथ रहेंगी, और मिस्टर मलिक को भी इसमें किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। दिस रूम माइट बी 10x8, मिसेज मलिक रिपीटेड। मिसेज मलिक ने फिर से रिपीट करते हुए कहा और पुनः इस बात को दोहराया कि ये कमरा 10x8 का होना चाहिए। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम। और उस समय उसके पति एक टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहे थे पास के ही कमरे में। बट दिस इज़ ए स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक। लेकिन उसी समय आर्किटेक्ट ने मिसेज मलिक से एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ये तो स्टोर रूम है। यस, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम। मिसेज मलिक ने कहा यस, जानती हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, ये रूम मदर इन लॉ का रहेगा, एंड आफ्टर हर यानी उसके बाद इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, उसके बाद इसको स्टोर रूम के रूप में यूज़ करेंगे। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आर्किटेक्ट शायद उसकी बात को समझ नहीं पाया है। सो ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेज मलिक ऑब्जर्वेशन। इसलिए वो मिसेज मलिक को देखता रहा, ऑब्जर्वेशन करता रहा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे आर्किटेक्ट ने उस बात को समझा नहीं। इसलिए दोबारा समझाते हुए मिसेज मलिक ने कहा कि आई मीन माई मदर इन लॉ could use the room for the present. As you know, she is old and infirm. She isn't going to be there for, and after her, it could be converted into a storeroom. Mrs. Malik explained haughtily. Mrs. Malik ने रुकते हुए और अपने शब्दों को, अपने सेंटेंस को पूरा करते हुए कहा कि मेरा मतलब है
कि मदर इन लॉ इस रूम में रह सकती हैं प्रेजेंट टाइम में, और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वह वृद्ध हैं और बीमार हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि उसके बाद इस रूम को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से मिसेस मलिक ने एक्सप्लेन करते हुए आर्किटेक्ट को बताया। मिस्टर मलिक जॉइन देम, इतने में ही मिस्टर मलिक भी वहाँ आ चुके थे, उन्होंने उनको ज्वाइन किया। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू दिस सजेशन। और ऐसा लगता है कि जब वो टॉकिंग कर रहे थे और टेलीफोन पर जब वो बातें कर रहे थे, तो he had also given thought to the suggestion, and he too was of the opinion that the store should be little bigger. उनका भी इसके बारे में विचार था, वो भी सजेशन देना चाहते थे, और उनका भी एक्चुअली इस स्टोर रूम के बारे में जो ओपिनियन था वो ऐसा ही था कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, बिगर होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली। उनका मानना ये था कि स्टोर रूम बड़ा होना चाहिए ताकि आसानी से ट्रंक्स को इधर उधर मूव कर सकें और सफाई रख सकें। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप टाइडी, और वाकई ऐसा होने से और सफाई रखने में भी आसानी होगी। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम adjacent to kitchen should be 10 into 8. The courtyard would be a little narrower, but that didn't matter much. और ये डिसाइड कर लिया गया था कि जो रूम है जो कि किचन के बिल्कुल पास में था वो 10 बाई 8 का ही होना चाहिए। भले ही उससे थोड़ा फ़र्क कोर्टयार्ड पे पड़ेगा, नैरोवर होगा, कुछ थोड़ा सकड़ा होगा, लेकिन इसका कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डिसाइड कर लिया गया। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।